Very good morning, students. This is our lecture for clinical enzymology according to BSc Nursing INC syllabus. जैसे कि हम सब जानते हैं कि लेक्चर सीरीज चल रहा है अभी यूनिट 4 का क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मसल्स डिजीज के बारे में। जो आपके सिलेबस में दो डिजीज दिया हुआ है, कैरेटीन काइनेज और एल्डोलेज। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेलिंग करेंगे, क्या होता है कैरेटीन काइनेज और एल्डोलेज, और ये जो मसल्स डिजीज है इसके बारे में वन टू वन बात करेंगे। आइए सेल वी स्टार्ट। पहले मसल डिजीज यानी कि मायोपैथीज, ये क्या है? एक लार्ज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है यानी कि अफेक्टिंग स्केलेटल्स मसल्स। अगर स्केलेटल्स मसल्स में अगर कुछ भी चीज का इफेक्ट हो रहा है, जैसे स्पेशली कब, दे मे बी इनहेरिटेड, चाहे इन्फ्लामेटरी इफेक्ट हो, चाहे मेटाबॉलिक हो, चाहे टॉक्सिक हो, चाहे इन्फेक्टियस हो, चाहे एंडोक्राइन एंड ट्रॉमेटिक हो। तो उससे क्या हो रहा है? उससे अगर मसल फाइबर डैमेज हो रहा है तो ये एंजाइम्स जो है लीक हो जाता है इनटू ब्लड स्ट्रीम पे। जैसे बेसिक बातें हैं कि मसल्स fibers are damaged, then intracellular enzymes are leaked into the bloodstream. Among these enzymes, it is a biochemical marker. That is, the first is keratin kinase and another one is aldolase. ये जो दोनों बायोमार्कर है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये दोनों बायोमार्कर क्या डिटेक्ट करता है? मसल इंजुरीज के बारे में बताता है, डायग्नोसिस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बताएगा, मॉनिटरिंग इन्फ्लामेटरी मायोपैथीज, इवैल्यूएट रैप्टोमायोलाइसिस एंड एसेस ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। यानी कि क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये दोनों एंजाइम्स क्या है? ये बायोकेमिकल मार्कर्स है जो इम्पोर्टेंट करते हैं कि आपके जब भी मसल्स डिजीज यानी कि मसल्स डिसऑर्डर हो या इफेक्ट हो कोई भी तरह का, तो ये क्या हो रहा है? ये इंट्रासेलुलर एंजाइम लीक कर रहा है यानी कि ब्लड स्ट्रीम में। तो इसके बारे में वन टू वन आज हम लोग बात करें। तो बेसिक बात है, जो मेजर एंजाइम रिलीज ड्यूरिंग मसल डैमेज, यानी कि सिर्फ यही नहीं है, कैरेटीन और काइनेज और एल्डोलेज नहीं है, और बाकी सब भी मसल्स एंजाइम्स है जो आपके डिजीज देखने को मिलते हैं। जैसे कैरेटीन काइनेज एल्डोलेज आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बेसिकली इसी को फोकस करना है, तो हमने यही दो को बारे में बताया। ऐसे आप बाकी प्रीवियस लेक्चर में एएसटी, एएलटी और एलडीएच क्या है ये आप देखे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये मोस्ट सेंसिटिव मार्कर्स है फॉर स्केलेटल मसल्स इंजुरी के लिए। एल्डोलेज की बात करें, हेल्पफुल इन्फ्लामेटरी मायोपैथीज। एएसटी मॉडरेट मस्कुलर मार्कर है, माइल्ड एलिवेशंस देखने को मिलता है। एलडीएच नॉन स्पेसिफिक है, मायोग्लोब्यूलिन अर्लियर मार्कर एंड एक्यूट मसल्स इंजुरी। तो ये मसल्स एंजाइम्स है जनरली आफ्टर देखने को ये मिलता है। तो बेसिक बातें हैं, सबसे पहली बात करेंगे कैरेटीन काइनेज यानी कि सीके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेटीन काइनेज सीके, यानी कि जो स्मॉल दो वर्ड्स अल्फाबेटिक और सी और के से, फॉर्मली इज कॉल्ड कैरेटीन फोस्फोकाइनेस सी, यानी कि सीपीके। इसको सीपीके नाम से भी जाना जाता है और सी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? इंट्रासेलुलर एंजाइम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर इन मसल एंड नर्व टिश्यू। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द एनर्जी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि सी के एंजाइम एक तरह से क्या है? कैरेटीन काइनेज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये एएसी लगा, इट मींस दैट ये क्या है? एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? इंट्रासेलुलर एंजाइम है। क्या काम करता है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर द energy storage and transfer in muscle and nerve tissue. It catalyze reversible transfer of phosphate between ATP and keratin. जैसे कि ये रिवर्सिबल ट्रांसफरेंस है। अब ये रिएक्शंस में थोड़ी देर में देखेंगे। इसका इसी नंबर, यानी कि हर एंजाइम का एक नंबर होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्रीज के अनुसार, तो ये 2.7.3.2 ये एक नंबर है। जैसे मैंडेटरी ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दे दिया गया है नंबर की बात करते हैं। तो आइए बैक टू बैक, जिसमें इसका यहाँ हम लोग कैरेटीन काइनेज के बारे में हम लोग इसका रिएक्शंस की बात करेंगे, रोल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन से आइसो एंजाइम्स इन्वॉल्व है, नॉर्मल वैल्यूज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कैरेटीन प्लस एटीपी, यानी कि क्या बनाएगा? फोस्फोकैरेटीन प्लस एडीपी। ये जो एंजाइम्स है कैरेटीन का है, यानी कि प्लस एटीपी से क्या बना? फोस्फोकैरेटीन, यानी कि सी के एंजाइम, यानी कि इस रिएक्शंस में क्या है? कैरेटीन काइनेज। तो क्या बनाया? फोस्फोकैरेटीन और प्लस एडीपी। यानी कि रिएक्शंस क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एटीपी डिक्रीज। ध्यान दीजिएगा, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो एटीपी क्या क्या हो रहा है? डिक्रीजेस हो रहा है। तो जो सी के है कन्वर्ट हो जा रहा है फोस्फोकैरेटीन इनटू एटीपी में।
and then ATP regenerated rapidly and muscle contractions continuously। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मैकेनिज्म शो करेगा आगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल्स है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल रोल्स जो बात करते हैं, सीके एक्ट एज एनर्जी बफर, यानी कि सीके कैरेटिन काइनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बफर के रूप में जानते हैं। इसका फंक्शंस जैसे कि एटीपी रीजनरेशन है, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करवाना, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में काम आता है, कार्डियक मसल फंक्शंस में है, ब्रेन मेटाबॉलिज्म्स में ये देखने को मिलता है। सीके का डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ है, कौन कौन से टिश्यूज में, जैसे स्केलेटल मसल्स में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, हार्ट मसल्स में भी है, ब्रेन्स में मॉडरेट है, स्मूथ मसल्स में स्मॉल है, किडनी में लो अमाउंट है। यानी कि सी के आइसो एंजाइम्स, यानी कि सी के कंसिस्टली टू सब यूनिट, जैसे कि एम और बी, एम इंडिकेट्स दैट द मसल्स एंड बी इंडिकेट्स दैट द ब्रेन। कॉम्बिनेशंस प्रोसीड थ्री एंजाइम, जैसे कि सी के एम एम, सी के एम बी और सी के बी बी, यानी कि सी के एम एम यानी कि मसल मसल, this the composition is muscle and skeletal major tissues detailing is called a muscle, then the CKMB is indicate that the muscle plus brain यानी कि cardiac muscles आपको देखने को मिलेगा, CKBB यानी कि that is called the brain CKBB। तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस देखा गया है कि CKMM का सबसे ज्यादा आपका एक्युमुलेशंस आपको देखने को मिलेगा कहाँ, स्केलेटल मसल्स में, फिर CKMB का यानी कि हार्ट में, और CKBB यानी कि ब्रेन्स की बात करते हैं। नॉर्मल वैल्यू सीरम यानी कि ये लेबोरेटरी मेथड से वेरी होता है, लेकिन इन जनरल एडल्ट मेल में देखा गया है 40 to 200 यूनिट पर लीटर एंड एडल्ट फीमेल में 170 to 25 to 170 यूनिट पर लीटर। हायर वैल्यू अकर्स एथलीट्स, हेवी एक्सरसाइज जब आप करते हैं, मस्कुलर्स इंडिविजुअल्स देखते हैं कि आप उसमें आप सीके का वैल्यू है। तो सीके एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉर द एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड सेंसिटिव मार्कर फॉर द मसल्स एंड टिश्यू डैमेज। तो एंटायरली हम लोग देखिए सीके का क्या क्या रिएक्शंस हो रहा है, सीके किस तरह से रिएक्शंस कर रहा है, सीके का इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कब ये अकरेंस होता है, ड्यूरिंग द हाई एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज के दौरान एटीपी का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनली आप ये कन्वर्जन आपको समझ में आया, जैसे सीके कन्वर्ट कर रहा है फॉस्फोकैरेटिन इनटू एटीपी में, देन रैपिडली एटीपी का रीजनरेटेड हो रहा है, देन मसल क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है। तो ये आपको ओवरऑल सीके के बारे में आपको देखने को मिलेगा। आइए जो सीके का मैकेनिज्म है, एलिवेशंस, जो मैकेनिज्म ऑफ एलिवेशंस कॉजेस एंड लो सीके एंड क्लिनिकल यूजेस, तो यानी कि ये मैकेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से मैकेनिज्म शो कर रहा है। जैसे मसल इंजरी हुआ तो सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रप्शन हुआ, ऑब्वियसली बात है, एंटायरली मसल इंजरी होने के बाद क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रप्शन हो रहा है। तो सीके यानी कि कैरेटीन काइनेस क्या हो रहा है, ब्लड से लीक हो जा रहा है। और सीरम, जैसे कि हम लोग जब ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो दिखा जा रहा है कि सीरम सीके यानी कि इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशंस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कॉजेस ऑफ एलिवेटेड सीके। ये जो सीके का एलिवेशन है किन किन कारणों से होता है, यानी कि वी हैव डिस्कस व्हाट इज द मेजर कॉजेस ऑफ द व्हेन एलिवेटेड ऑफ सीके। जैसे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्स्ट वन इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज है, स्पेशली डोकिनिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीएमडी और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि बीएमडी। जैसे कि डीएमडी डकिनिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, ये एक तरह से आपको पता होगा, एक तरह से एक जीन है, यानी कि डीएमडी जीन का क्या हो जाना, यानी कि डीएमडी जीन का क्या हो जाना, म्यूटेट हो जाना। यहाँ डीएमडी जीन का क्या हो जा रहा है, म्यूटेट हो जा रहा है, डीएमडी जीन म्यूटेशंस हो जा रहा है। ये डीएमडी जीन का क्या फायदा है, ये फायदा ये है कि प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रोफिन, यानी कि ये डीएमडी जीन डिस्ट्रोफिन से बचाता है हम लोग को। इट मींस दैट यानी कि जो एसेंशियल प्रोटीन्स है जो मसल्स को चाहिए रहता है वो डीएमडी जीन्स के पास रहता है। अगर इसी का म्यूटेट हो जाएगा तो मसल्स हम लोग का क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, ये का मसल्स का वेस्टिंग होना शुरू होगा, वीकनेस हो जाएगा। तो ये एक तरह से डीएमडी हो गया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। या बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी बीएमडी, इसको क्या बोलते हैं, बीएमडी। तो ये भी एक तरह से क्या है, दोनों। तो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। जनरली देखा जाए ये मेल्स पे इफेक्ट करता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी के कारण ये एक फैक्टर है। तो सीके में भी इवन दो ये बीएमडी जो होता है, यानी कि आप चाइल्डहुड एज में, एज 2 to 5, जो चाइल्डहुड, स्पेशली मेजोरिटी ऑफ द क्लास इन द
बॉयज में यानी कि मेल्स जो है उस कैटेगरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है। तो ये सी के में बी इंक्रीजेस इन द 2 to 100 टाइम्स 20 to 100 टाइम्स इन नॉर्मल बिफोर द सिम्टम्स अपेयर, यानी कि इस नॉर्मल कंडीशंस में सी के देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग अभी बात किए क्या, डीएमडी क्या होता है और बीएमडी क्या होता है। तो ये एक तरह से मसल्स यानी कि स्पेशली मसल्स डिस्ट्रोफी की बात की है, डिफरेंट डिफरेंट। ये ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, ये जेनेटिकली है दोनों। डीएमडी का कारण क्या हो रहा है, डीएमडी में यानी कि डीएमडी जीन का म्यूटेशंस हो जा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो इसकी वजह से आपका क्या हो जा रहा है, मसल्स का वेस्टिंग हो जा रहा है, वीकनेस हो जा रहा है। ये डीएमडी जीन का फायदा क्या है, अगर डीएमडी जीन होता है तो हम लोग डिस्ट्रोफिन से बचाता है। इट मींस दैट इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एसेंशियल प्रोटीन्स है वो हम लोग को मसल्स में चाहिए रहता है। अगर इसी जीन का म्यूटेट हो जाएगा तो ये एसेंशियल प्रोटीन हम लोग को मिलेगा नहीं, मसल्स का डेवलपमेंट सही से होगा नहीं। तो यही हो गया। तो डीएमडीज अकर फ्रॉम द व्हेन डीएमडी जीन्स आर म्यूटेड देन द रैपिड कॉज ऑफ मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस शो होगा। सेम बिकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या है, बिकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशंस में होता है इफेक्ट, यानी कि इस ये भी एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, जो क्या कर रहा है आपका लेग और पेल्विक मतलब पेल्विलाइज रीजन्स पे यानी कि पेल्विक रीजन्स पे आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे कि बंदर चलता है, जैसे कि चारों पैर से, यानी कि उस तरह से आपको, या मसल पूरा एकदम वीक हो जाएगा, टोज में चलने लगेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। इन प्रॉपर वे थाइज जो नॉर्मल है वो बहुत पतला थीन टाइप का देखने को मिलेगा। दे आर द लॉट्स ऑफ अकरेंस इन द बीएमडी एंड डीएमडी। तो ये है जस्ट इन्फ्लामेटरी मायोपैथीज, यानी कि पोलीमायोस्टेसिस हो गया, डर्मेटोमायोस्टेसिस हो गया, या इम्यून मेडिएटेड नेक्रोटाइजिंग मायोपैथीज, ये देखने को मिलता है। दूसरा रेब्डोमायोलाइसिस, यानी कि मेसिव स्केलेटल मसल्स डिस्ट्रक्शंस, किसके कारण हो सकता है, चाहे कोई भी हो, ट्रॉमा हो, क्रश इंजुरी हो, स्नेक बाइट्स हो, बर्न्स हो, सीजर्स हो, ड्रग हो, ये तो ये आपको देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज, जब आप हेवियस एक्सरसाइज करते हैं, जब ये आपको सी के लेवल बढ़ा हुआ आपको दिखेगा, हेवियस एक्सरसाइज में आपको दिखेगा। जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में अगर कुछ हो गया, टेम्पोररी केसेस में आपको ये सी की बढ़ा हुआ दिखेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में रिड्यूस मसल्स मेटाबॉलिज्म, मसल्स इंजुरी होने के चांस है, तो यहाँ आपको सी के वैल्यू राइज दिखेगा। ड्रग इंड्यूस मायोपैथी, कुछ आप स्टेटिन्स यानी कि आप कोर्टिस्टेरॉइड्स हार्मोन्स टाइप्स के ड्रग ले लें, चाहे अल्कोहल्स ले लें, चाहे कोकीन ले लें, तो इस वाले केसेस में आपको देखने को मिले। ट्रॉमा, हैवी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में सी के वैल्यू बढ़ा हुआ दिखेगा मिलेगा। तो फ्रैक्चर्स या सुजर्स, आप जब सुचर्स करवाते हैं उस समय भी सी के वैल्यू का इन्फेक्शन। तो एक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑब्वियसली बात है सी के एम बी का राइज यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो क्लिनिकल यूजेस क्या है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस आपको करना है, जैसे मॉनिटरिंग करना है, स्क्रीनिंग करना होगा, ड्रग टॉक्सिसिटी है, तो ये आपको है। entirely CK is important for the energy metabolism and sensitive marker for the muscle and tissue damage। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो CK अभी पिछले पॉइंट्स में भी ये की पॉइंट्स आपको मेंशन किया गया है कि एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, किसके लिए, फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। और बेसिक बात क्या है, इट इज अ सेंसिटिव मार्कर फॉर द मसल एंड टिश्यू डैमेज। तो बेसिक बात है कि यहाँ हमने एक समरी तैयार कर दिया है कि जैसे कि कॉज ऑफ कैटेगरी, एक्सप्लेन डिटेल्स, लेवल कितना होता है, जैसे मसल डिजीज के लिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, इन्फ्लामेटरी मायोपैथीज हो गया, तो 20 to 100 टाइम्स से नॉर्मल दिखे को मिलेगा। तो ये मेसिव मसल डैमेज में आपको चाहे इंजुरीज हो गया, बर्न्स हो गया, स्नेक बाइट्स हो गया, तो ये आप ग्रेटर देन यानी कि 5000 यूनिट पर लीटर यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये एंटायरली ये है। कंडीशंस विथ लो, कब आप कर सकते हैं, रिड्यूस मसल्स मास, ये है प्रेगनेंसी के दौरान ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिक बातें हैं, हमने कैरेटीन काइनेज का मैकेनिज्म किस तरह से ये सीरम एलिवेज यानी कि सीके का बढ़ा हुआ होता है। तो ये दे आर द मेजर्स फैक्टर्स, यानी कि हमने छोटे छोटे करके मेजर्स फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया कि ये जो फैक्टर्स है ये रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि सीके आपका इंक्रीज है। तो ये आप देखिए। नेक्स्ट अनदर वन इज एल्डोलेस एंजाइम्स की बात करें। एल्डोलेस एंजाइम क्या है, it is a glycolytic enzymes that catalyze cleavage of fructose 1,6 bisphosphate
यानी कि ग्लाइकोलाइटिक, ग्लाइको मीन्स होता है शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेटिक एंजाइम से ये क्या कर रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHA और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। इसका एंजाइम नंबर है 4.1.2.13। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज है। तो आइए वन टू वन अब बात करते हैं एल्डोलेज का, यानी कि ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शन से जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि जब एल्डोलेज एंजाइम आता है, ये साइकिल आपको याद होगा, ये आपको ग्लाइकोलाइसिस में देखने को मिलेगा। यानी कि जब ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ग्लूकोकाइनेस एंजाइम से, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, आगे आपको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से जब कन्वर्जन शुरू होता है, यानी कि स्प्लिट अप, ये 6 मॉलिक्यूल का फ्रुक्टोज शुगर जब आप तीन तीन में डिवाइड करते हैं, यानी कि इक्वली डिविडेशंस, तो आपको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलता है। तो एल्डोलेज क्या है, कैटलाइज द रिवर्सिबल क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इनटू DHAP, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ट्रिफॉस्फेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। दिस इज इन द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। तो ये टाइप्स ऑफ एल्डोलेज, यानी कि जो कौन कौन से आइसो एंजाइम्स है, जैसे एल्डोलेज ए हो गया, एल्डोलेज बी हो गया, एल्डोलेज सी हो गया। तो ये डिफरेंट काइंड का एंजाइम्स जो है, जैसे कि मसल्स टाइप, एल्डोलेज ए जो है मसल्स टाइप के लिए हो गया, यानी कि स्केलेटल मसल्स स्पेशली इन द केस। एल्डोलेज बी जो है लिवर टाइप्स, यानी कि लिवर के लिए है। एल्डोलेज सी यानी कि ब्रेन टाइप्स, ये हो गया। आपको टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, स्केलेटल मसल्स में सबसे रैपिडली हाई, आपको हाईएस्ट लेवल का दिखेगा, हार्ट में उससे कम, लिवर में उससे पर, ब्रेन में कम। तो ये आपको इंटायरली समरी, यानी कि एक समरी चार्ट हमने बताया कि एंजाइम कौन सा है, एल्डोलेज है, पाथवे कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस में आपको देखने को मिलेगा, रिएक्शंस क्या है, रिवर्सिबल है, ये वापस से रिवर्सिबल एंजाइम्स है, यानी कि आप देख सकते हैं फंक्शंस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, आइसो एंजाइम एल्डोलेज ए बी सी। तो ओवरऑल नॉर्मली एल्डोलेज का अप्रोक्सीमेटली 1 to 7.5 यूनिट पर लीटर, ये डिपेंड करता है आपका ये। तो एल्डोलेज इंपॉर्टेंट फॉर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, ये ऑब्वियसली बात है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ये देखने एलिवेटेड लेवल सिंस कब, मसल डिजीज, लिवर डिजीज एंड टिश्यू इंजुरीज। तो एल्डोलेज का बढ़ने का कारण क्या क्या है, ये सारे डिजीज के बारे में है। आइए अब इसका डिटेलिंग हम लोग करते हैं कि जैसे कि इसका मैकेनिज्म्स क्या है। एल्डोलेज यानी कि एलिवेशन कब हो रहा है, ऑब्वियसली बात है मसल सेल्स में क्या हो रहे हैं, इंजुरी हो रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो रहे हैं, एल्डोलेज एंटर्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो सीरम लेवल हाई होगा। व्हाट इज द मेजर्स फैक्टर्स, जैसे मसल मसल डिजीज, यानी कि पोलीमायोस्टिसिस हो गया, डर्मेटोमायोसिस हो गया, मसल डिस्ट्रोफी हो गया। तो इन मसल डिजीज एलिवेटेड एल्डोलेज सिंस ड्यू टू मसल सेल डैमेज एंड एंजाइम रिलीज। ऑब्वियसली बात है मसल सेल्स का डैमेज होना, और उसके बाद क्या हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम में आपका एल्डोलेज एंजाइम का प्रेजेंस, यानी कि हाई लेवल्स में आपको देखने को मिल रहा है। सेम द केस इन द लिवर डिजीज, लिवर डिजीज स्पेशली कौन सा आइसो एंजाइम, एल्डोलेज बी। तो लिवर सेल का इंजुरी होने के कारण ये इंक्रीज लेवल आपको देखने को मिला है। मायोकार्डियल इंजुरी, यानी कि हार्ट्स में स्पेसिफिक थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एज कंपेयर टू, लेकिन ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी क्या है, एक समटाइम्स नॉर्मल रहता है, एलिवेटेड बढ़ जाएगा, फिर आपको देखने को आगे मिलेगा। तो एक अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल चाहे आप केराटिन काइनेज यानी कि सीके में भी हो, चाहे एल्डोलेज में हो, दोनों में आप अभी यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से मसल इंजुरी होने के बाद हम लोग का इंटरसेलुलर एंजाइम का इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक कंडीशन है मसल डिजीज में, किस तरह से हो रहा है, क्या क्या क्लिनिकल रोल्स है, तो ये हमने आगे देखेंगे। तो बेसिक हमने यहाँ एक कंपेरिजन चार्ट हमने ये ड्रॉ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसाइज वे में हमने, आइए इसको एक करके हम लोग इलाबोरेटेड में पढ़ते हैं। बायोकेमिकल पाथवे, एक साइड है कैरेटीन काइनेस, दूसरा है, तो ये एक तरह से एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, यानी कि अभी देखे हैं सी के क्या है, एक एनर्जी मेटाबॉलिज्म अकरेंस देखने को मिला है। ये कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस में होता है, यानी कि एल्डोलेज की बात करते हैं, फोस्फोकैरेटिन सिस्टम सीके का। प्रिंसिपल फंक्शंस एटीपी रीजनरेशन है, एनर्जी का ट्रांसफर है, और यहाँ मेन फंक्शंस क्या है, जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। मेजर टिश्यू ऑब्वियसली बात है दोनों में, स्केलेटल मसल्स हाईएस्ट होगा, हार्ट ब्रेन, इसमें भी लिवर ब्रेन,
ठीक है, तो ये याद रखना है। मोस्ट यूजफुल क्लिनिकल मार्कर है, यस। अगर सी के एक अगर देखा जाए प्राइमरी मार्कर्स है फॉर द मसल इंजुरी के लिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्कर एल्डोलेज आता है। मसल स्पेसिफिसिटी सबसे अच्छा देखता है, मसल स्पेसिफिसिटी मॉडरेट है। सेंसिटिविटी फॉर मसल इंजुरीज हाई, अगर कुछ भी मसल इंजुरीज में अगर कुछ भी हो रहा है तो सी के लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। मॉडरेट लेवल इसमें है। अर्ली डायग्नोसिस, अगर आप पहले डायग्नोसिस करवा लेते हैं तो ये एक्सीलेंट अच्छा कंडीशंस देखने को मिलता है। तो ये क्लिनिकल यूटिलिटी में प्राइमरी डायग्नोस्टिक एंजाइम्स है, सपोर्टिव डायग्नोस्टिक एंजाइम्स है। तो सी के लेवल का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बेस्ट क्लिनिकल एप्लीकेशंस यानी कि रेब्डोमायोलाइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक्यूट मसल्स इंजुरी, सेम इन्फ्लामेटरीज के केसेस में स्पेशली इन द सी के नॉर्मल होगा। तो मॉनिटरिंग डिजीज एक्सीलेंट गुड। मसल डिस्ट्रोफी मार्कर्स है, एक्सीलेंट मार्कर्स फॉर द डिफरेंट एलिवेशंस। आप देख सकते हैं 20 to 100x एलिवेशंस में ये गुड सपोर्टिव मार्कर है। इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी में एलिवेटेड इन मोस्ट पेशेंट्स में रिमेन एलिवेटेड व्हेन द सीके इज नॉर्मल। तो ये आपको रेप्डोमायोलाइसिस ये यानी कि सीके लेवल ग्रेटर देन 5 अपर लिमिट ऑफ एन यानी कि 5000 यूनिट पर लीटर आपको देखने को मिलेगा। लिवर डिजीज में नहीं है जनरली। लिवर डिजीज आपको इसमें देखने को मिलेगा एल्डोलेज एंजाइम में, यानी कि स्पेशली एल्डोलेस बी। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एल्डोलेस बी स्पेशली बिलोंग्स टू द विच इट इज प्रेजेंट इन द लिवर। ठीक है, कार्डिक डिजीज में CKMB आप देखे हैं, नो लार्जली रिप्लेस्ड बाय द कार्डिक ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो कार्डिक हम लोग पढ़े थे यानी कि आइसो एंजाइम्स के बारे में, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। लेबोरेटरीज, तो ओवरऑल हमने ये देखा कि सीके से बहुत सारे आपका मसल्स इंजुरीज के बारे में आपको पता हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है सीके क्या है, एक प्राइमरी मार्कर के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। सॉरी फॉर डिले, एक्चुअली ये वीडियो बनाने का ये था कि मैंने बैक टू बैक लिया था, तो एक सप्ताह का ब्रेक आ गया है। तो इसके लिए सॉरी, due to some hectic schedule I am unable to continuous upload the video, इसके कारण। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप लोग का जो सीक्वेंस वाइज है वो बनाए रखे। अगर सीक्वेंस एक मेंटेन रहता है, अगर आप लोग का एग्जाम हो भी गया हो या नहीं भी हो गया, तो आप लोग काइंडली इस वीडियो को आप लोग देखिए, प्रॉपर वे में नोट्स तैयार करिए, क्योंकि आपको इसको आगे हेल्पफुल ही होगा। क्योंकि जहां तक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, थैंक यू।